गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गन्स को नियंत्रण कौन करता है। हमको हमारे शरीर को बाहर से बहुत सारे स्टिमुली हमें उद्दीपन पैदा करते हैं और हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जवाब दे देते हैं। जैसे कोई चींटी मेरे पैर में काटा और हम बिना देखे अपने हाथ को वहां ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ तो ऐसी व्यवस्था है जो हम उद्दीपन का प्रतिक्रिया जवाब दे देते हैं, स्टिमुली का रिस्पॉन्ड दे देते हैं। तो हमारे शरीर में इस व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास ब्रेन है और ब्रेन को हम लोग कहते हैं कि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में सूचना को प्राप्त भी करता है और सूचना देता भी है। जैसे चींटी ने काटा किसी पैर में तो हमारे मस्तिष्क को सूचना प्राप्त हो गई और पुनः हमारे हाथ को हमारे मस्तिष्क ने जवाब दिया कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए। नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे शरीर में एक और सिस्टम है जो नियंत्रण और समन्वयन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सहायक है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी पर बताएंगे आपको कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कौन सा हिस्सा हमारे अंदर काम करता है। जैसे इंटरनल ऑर्गन को कौन कहता है कि खाना देखते हैं मेरे मुंह में लार का स्राव हो जाता है, चीनी खाते ही हमारे चीनी के पाचन के लिए पाचक रस का स्राव हो जाता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वयन करता है। तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक प्रकार के रसायन का स्राव करते हैं। उस रसायन को हम हार्मोन्स कहते हैं और यही हार्मोन्स हमारे इंटरनल अंग को, एक्सटर्नल अंग को भी नियंत्रण करते हैं और नियंत्रण में रह करके शरीर को स्वस्थ बनाने में, स्वस्थ संचालन में सहायक होते हैं। चूंकि हमारे शरीर में वह आंतरिक भाग में स्थित है और आंतरिक भाग में विभिन्न स्थानों पर ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग प्रकार के रस को स्राव करते हैं, रसायन को स्राव करते हैं। उस रस को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो चलते हैं कि हमारे शरीर में किन किन जगहों से कौन कौन सा रस का स्राव होता है और इन रस के स्राव के आधार पर इनका नाम क्या है। तो ये हमारे शरीर में जो ऑर्गन है जो रसायन का स्राव करते हैं उनको हम सेक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं स्रावी ग्रंथियां। स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। स्रावी ग्रंथियां स्राव करते हैं,
शरीर के अंदर में है, लेकिन इनको हम इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे ग्रंथियां हैं, सेक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो सेक्रेटरी ग्लैंड है वह दो प्रकार की होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, है ना। बहिस्रावी क्यों कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी किसे कहते हैं? हमारे शरीर के अंतर्गत में कुछ ऐसे सेक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, स्रावी ग्रंथियां हैं, जो अपने द्वारा स्रावित हार्मोन्स को किसी डक्ट में रखते हैं। तो डक्ट मतलब थैला, और आवश्यकता पड़ने पर उसको ब्लड में डालते हैं या उपयुक्त जगह पर भेजते हैं। तो थैला में रखने वाले जो स्रावी ग्रंथियां हैं, उनको हम लोग कहते हैं डक्टफुल ग्लैंड, यानी कि थैला वाले हैं। जबकि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कुछ स्रावी ग्रंथियां हैं जो अपने रसायन को सीधे सीधे ब्लड में डाल देते हैं। वो थैला नहीं रखती, जमा करके नहीं रखती, वो सीधे सीधे ब्लड में डाल देते हैं। उनको थैला की आवश्यकता नहीं होती। अतः वैसे स्रावी ग्रंथियां को हम लोग कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, डक्टफुल ग्लैंड या कहते हैं विथ डक्ट ग्लैंड, विदाउट डक्ट ग्लैंड। जिनके पास थैला है उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जिनके पास थैला नहीं है उनको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड सीधे सीधे ब्लड में अपना रसायन डालते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने द्वारा स्रावित रसायन को किसी थैला में जमा करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको आवश्यक जगह पर पहुंचाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कुछ स्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे हम कहेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का स्राव करते। कहाँ? ब्लड में नहीं, माउथ में। ब्लड में तो नहीं, इसलिए यह डक्टफुल ग्लैंड हो गया, ना कि डक्टलेस। दूसरा, लीवर अपने द्वारा पीत रस का स्राव करता है। कहाँ रखता है? तो गॉल ब्लैडर में। और कौन है? पैंक्रियाज। यह पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है, जो इंटेस्टाइन में डालता है, आंत में डालता है, ना कि ब्लड में। इसलिए यह भी डक्ट वाला हो गया, डक्टफुल ग्लैंड हो गया। टेस्टिस
इसको हम इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कहते हैं। पैंक्रियाज को भी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कहते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज अगर पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, जबकि यह इंसुलिन का स्राव भी करता है और यह सीधे ब्लड में करता है। तो चूंकि इंसुलिन का स्राव ब्लड में कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर यह पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है तो स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, तो इसलिए यह एक्सोक्राइन भी है। तो पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। टेस्टिस मेल में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है ब्लड में, तो इसलिए यह इंडोक्राइन ग्लैंड हुआ। लेकिन टेस्टिस स्पर्म का भी स्राव करता है और यह स्पर्म डक्ट में जमा करता है, इसलिए इसको कहेंगे कि एक्सोक्राइन भी ग्लैंड। इसी तरह से ओवरीज फीमेल में ओवरीज भी है। यह ओस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है महिलाओं में सीधे ब्लड में, इसलिए इसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। लेकिन ओवरीज ओवम का भी प्रोडक्शन करता है, जो डक्ट में जमा करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे ग्लैंड हैं जो इंडोक्राइन हैं, जैसे पीनल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया। तो हम बताएंगे अभी कि शरीर के किस भाग में कौन सा ग्लैंड स्थित है और कौन से रसायन का स्राव करता है, हम शॉर्टली बताएंगे और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी तुरंत हम बताने वाले हैं। जैसे आप देखिए कि एक ह्यूमन का हम सिर बनाते हैं, और यह सिर हो गया। सिर में यहाँ ब्रेन है, और ब्रेन का नीचे ब्रेन रूट होता है, जो हमारे स्पाइन से जुड़ जाता है ना। रीढ़ की हड्डी में मौजूद हमारा नर्वस सिस्टम, जो मेजर नर्वस सिस्टम है, उससे जुड़ जाता है ब्रेन। तो इसमें ब्रेन के सबसे ऊपर वाला भाग में पीनल ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड है। उसके बाद वाले जो भाग में पीनल ग्लैंड का अभी तत्काल वर्क क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ नाम अभी याद रखिए पीनल ग्लैंड का। इसके बाद है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? तो जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे नीचे। इसको हम ब्रेन रूट कहते हैं। तो ब्रेन रूट में पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन्स का स्राव करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स। और ग्रोथ हार्मोन्स ह्यूमन को शारीरिक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक दिया कि ग्रोथ हार्मोन का स्राव ना करे, और बचपन में ही ऐसा कर दिया
तो बच्चा बौना उत्पन्न होगा, बच्चा बौना हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस कह दिया कि नहीं खूब स्राव करो ग्रोथ हार्मोन का, तो बच्चा बहुत लंबा हो जाएगा, एक्सेस लंबा हो जाएगा। तो ऐसा हाइपोथैलेमस करता है कि ना तो बहुत कम ग्रोथ हार्मोन का स्राव हो और ना ही ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा स्राव हो, तो वह नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इसी से ड्वार्फनेस और टॉलनेस आदमी में बढ़ जाता है। हालांकि ड्वार्फनेस और टॉलनेस जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है यह जीन पर भी आधारित है, लेकिन वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव कर। एक और चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करता है लगातार स्राव नहीं करता, एक निर्धारित लंबाई बढ़ जाने के बाद फिर ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव नहीं होता, हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसको रोक देता है। लेकिन बुढ़ारी में एक बार जरूर बढ़ता है। और कैसे पता चलता है? जब मुंह नाक हाथ पांव सब फूल जाए तो निश्चित तौर पर उसकी मौत नजदीक है। यह संकेत बताता है कि ग्रोथ हार्मोन्स का अनबैलेंस सिचुएशन हो गया है। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन्स खतरनाक भी है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहां देखिए आ रहा है हमारा विंड पाइप। विंड पाइप गला में जैसे ही पहुंचता है, यहाँ नाक से गला में, तो यहाँ एक ग्लैंड है ना, पाइप के दोनों साइड में एक ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है और यह शरीर में आयोडीन की मात्रा को बरकरार रखता है, कंट्रोल करता है। अगर आयोडीन कम हो जाता है तो गर्दन फूल जाता है और इस बीमारी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। इसीलिए हम लोग को साल्ट में के माध्यम से आयोडीन दिया जाता है और थायराइड को हम लोग रोक लेते हैं। थायराइड के साथ ही है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को, फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। पाइप नीचे आया, यह हमारा विंड पाइप। यहाँ देखिए, इसके बाद यह विंड पाइप चला जाता है हमारे लंग्स में, फेफड़ा में, और यह फेफड़ा में चलाता है जहां आपको पता है कि डायफ्राम होता है नीचे। फेफड़ा के पास जैसी इन करता है तो आपको पता होगा, पहले पढ़े होंगे कि यहाँ ब्रोंकी है, तो ब्रोंकी के जस्ट ऊपर यहाँ भी एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। यह क्या करता है? तो कंट्रोलिंग और बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड फेफड़ा से जस्ट ऊपर ब्रोंकी के पास पाया जाता है। अब जस्ट नीचे आते हैं, फेफड़ा से नीचे पाइप हमारा फूड पाइप के पास। फूड पाइप में अस्टोमक बना हुआ है और अस्टोमक के पास ही हमारे पास है पैंक्रियाज। यह पैंक्रियाज इंसुलिन का स्राव करता है और पैंक्रिएटिक जूस का भी स्राव करता है।
इंसुलिन का स्राव सीधे ब्लड में करता है, शुगर का पाचन कराता है, ग्लूकोज का पाचन कराता है और हमको ऊर्जा देता है। और यह पैंक्रियाटिक जूस अगर चला जाता है इसमें, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा शुगर का पाचन करता है। मतलब शुगर का पाचन पहले तो आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश ब्लड में चला गया तो ब्लड में किडनी काम बढ़िया नहीं किया तो ब्लड में तो जाएगा ही। तो ब्लड में अगर शुगर की मात्रा चला गया तो उसको नियंत्रित इंसुलिन करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पैंक्रियाज दोनों प्रकार के स्रावी सिस्टम है, यह इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसके बाद पैंक्रियाज के नीचे जस्ट हमारा है किडनी, और किडनी के ऊपरी वाले भाग पर, यहां दोनों किडनी के ऊपर वाले भाग पर एक ग्लैंड है जिसका हम कहते हैं, जिसको इस ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन्स का स्राव करता है। एड्रिनलिन हार्मोन्स क्या है, क्या करता है? एड्रिनलिन हार्मोन्स हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। यह किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन्स का स्राव करता है। यह हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रेथ रेट को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को जल्दी डाइजेस्ट करने में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में सहायक होता है। एड्रिनलिन यू तो सामान्य व्यक्ति में यह नॉमिनल स्राव होते रहता है, लेकिन इसका काम है जब हम फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं, एकाएक एक्साइटमेंट आ जाता है हमें, तो हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कभी हमको कुत्ता खदेड़ दिया और हम कुत्ता के पकड़ में नहीं आ पाते, इतना तेज से भागते हैं, तो उस समय शक्ति हमारे पास कहाँ से आती है? वह एड्रिनलिन हार्मोन्स तेज गति से हमारे हार्ट बीट को, श्वास रेट को, जो ब्रीदिंग रेट है उसको, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट गति से करता है। इसमें हमको ऊर्जा मिल जाता है और हम भाग जाते हैं, कुत्ता से नहीं पकड़ा पाते। तो एड्रिनलिन हार्मोन्स जो है एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलता है, यह हमको जब हम फ्राइटेंड स्थिति में होते हैं, डरे हुए स्थिति में होते हैं, या फिर हमको ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, वैसी स्थिति में यह मदद करता है। इसके बाद महिलाओं में आप ओवरी को देखे होंगे। महिलाओं में ओवरी, यह है ओवरीज है। ओवरीज महिलाओं में ओस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ओस्ट्रोजेन क्या करता है? तो शरीर के ग्रोथ में, सेक्सुअल पार्ट के ग्रोथ में सहायक होता है। मतलब प्यूबर्टी के लिए, यानी मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करने में सहायक है। फीमेल मैच्योरिटी को प्राप्त करती है तो उसके शरीर में सेक्स ऑर्गन का विकास होता है, उसमें इसके द्वारा स्रावित ओस्ट्रोजेन
एस्ट्रोजन हार्मोन से, जो सपोर्ट करता है, जबकि एक और हार्मोन्स का स्राव होता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन्स फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और गर्भधारण में गर्भाशय को कंट्रोल करने में सहायक होता है। ओवरीज एग्स का भी उत्सर्जन करता है, अंडा का भी उत्सर्जन करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ओवरी इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है। इसके बाद जस्ट अपोजिट फीमेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में टेस्टिस होता है ना, फीमेल में टेस्टिस होता है, सॉरी मेल में टेस्टिस होता है। फीमेल के जस्ट अपोजिट, फीमेल में सेक्स ऑर्गन ओवरीज है, तो मेल में सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है। टेस्टिस कौन से हार्मोन्स का स्राव करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है। यह क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल के सेक्स पार्ट को डेवलप करता है, मेल को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्रदान करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और यह सीधे हार्मोन्स ब्लड में जाता है, तो मेल का वॉइस भारी हो जाता है, आर्मपिट में सीना पर बाल उगाता है, मसल्स चौड़े हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाती है। तो यह हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ब्लड में स्राव होता है। लेकिन टेस्टिस स्पर्म को भी तैयार करता है, स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है, जो सीधे स्पर्म डक्ट में कलेक्ट होता है। इसलिए टेस्टिस को हम इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड में हम शामिल रखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे मस्तिष्क में 3 पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव करता है। फिर उसके नीचे गला में आते हैं थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है। फिर पैराथायराइड ग्लैंड भी है। इसके बाद आते हैं हम थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है इम्यून सिस्टम को। उसके बाद आते हैं हम पैंक्रियाज में। ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज इंसुलिन का स्राव करता है और पैंक्रिएटिक जूस का स्राव करता है। उसके बाद किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, जो एड्रिनलिन हार्मोन्स का स्राव करता है। इसके बाद महिलाओं में ओवरीज है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है। और मेल में, ह्यूमन मेल में टेस्टिस है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है। तो इस तरह से आप हमारे शरीर में प्रमुख ग्रंथियों के नाम जान गए होंगे, और प्रमुख ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स स्राव करते हैं लगभग मैं बता चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।